हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस पे बेस क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आज देख रहे हैं हम CPM। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है और इसमें नेटवर्क डायग्राम हम कैसे बनाते हैं देखा था। आज देखते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कैसे हम करेंगे। द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ मीन्स कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन and to find the float associated with the each non-critical activity which helps in checking the actual progress against the scheduled duration of the project। तो हमारा प्रोजेक्ट का शेड्यूल ड्यूरेशन क्या है, मीन्स कितने समय में प्रोजेक्ट पूरा होगा, इसको एक्चुअल प्रोसेस क्या है और कितना हमारा शेड्यूल ड्यूरेशन है, ये चेक करने के लिए हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस यूज करते हैं। To accomplish the above mentioned objectives, the following factors should be known to prepare project scheduling। अब ये सब ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जो कि हमें पता होने चाहिए, जिनके थ्रू हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट, टाइम शेड्यूल ऑफ ईच एक्टिविटी, ये हमको मालूम होना चाहिए। दैट इज द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी मस्ट बिगिन एंड द टाइम बिफोर विच इट इज कंप्लीटेड। सेकेंड, अर्लियर एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एज वेल एज अर्लीस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अर्लियर क्या स्टार्ट टाइम है और लेटेस्ट कहाँ तक, मतलब कितना मैक्सिमम हो सकता है उसका स्टार्ट टाइम का समय जो है। ऐसे ही अर्लियर फिनिश क्या है और लेटेस्ट फिनिश क्या है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी, ये भी हमें पता होना चाहिए। दैट इज फ्लोट मीन्स द स्पेयर टाइम एसोसिएटेड विद ईच एक्टिविटी। और फोर्थ है क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ फॉर द नेटवर्क। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस टाइम्स ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, जो द फॉलोइंग टर्म्स शैल बी यूज्ड इन क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो जो टर्म्स हम यूज करेंगे उनके नोटेशंस इस प्रकार से हैं। EI से हम रिप्रेजेंट करेंगे अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ इवेंट I। LJ मीन्स लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ इवेंट J एंड TIJ मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी IJ। कैलकुलेशंस करने के लिए हम फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस करते हैं। आइए देखते हैं कैसे नेटवर्क डिज़ाइन के द्वारा हम इनको सॉल्व करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल नोड विद स्टार्टिंग टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट एज 0। हमें जो नेटवर्क हमने डिज़ाइन किया है उसमें इनिशियल नोड जो 1 नोड है, जो कि हमने देखा था नेटवर्क डिज़ाइनिंग में कि जो सबसे पहला नोड है आपका, जिसके पहले कोई हमको प्रीडिसेसर नहीं दिया है, वो इनिशियल नोड होगा। तो उसको हम स्टार्टिंग टाइम देंगे 0। प्रोसीड थ्रू द नेटवर्क विजिटिंग नोड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नोड नंबर एंड एट द फाइनल नोड ऑफ द नेटवर्क। एट ईच नोड वी कैलकुलेट, और हर नोड में हमको कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। द मेथड में बी समराइज्ड एज फॉलोज। कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे? स्टेप 1, सेट E1 इक्वल टू 0। E1 मीन्स इनिशियल जो हमने नोड लिया है उसके लिए हम सेट करेंगे E1 इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू 1, दैट इज इनिशियल नोड। स्टेप 2, सेट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम for each activity that begins at node I as ESIJ। earliest start time है, इसको हम EI से represent करेंगे for all activity IJ that start at node I। Step 3, compute the earliest finish time of each activity that begins at node I by adding the earliest start time of the activity to the duration of activity। तो ESIJ equal to हो जाएगा EIJ plus TIJ, means EI plus TIJ। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड, से नोड J, and compute the earliest occurrence of node J using EJ equal to maximum of I EI plus TIJ for all immediate predecessor activities।
Step 5 is j equal to n. N means final node. Then the earliest finish time for the project is given by En equal to maximum of En minus 1 plus Tij. तो ये हमारा हुआ फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन. ऐसे ही हम करेंगे बैकवर्ड पास कैलकुलेशन. आइए देखते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम द फाइनल नोड. बैकवर्ड पास में हम क्या करेंगे, फाइनल नोड से शुरू करेंगे, दैट इज लास्ट नोड. मान लीजिए n है ऑफ द नेटवर्क. प्रोसीड थ्रू the network visiting nodes in the decreasing order of node numbers and at the initial node 1. तो हम n से शुरू करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते आते हम इनिशियल नोड 1 तक आएंगे. एट ईच नोड वी कैलकुलेट लीस्ट फिनिश and least start time for each activity by considering Lj as the latest occurrence of node j. The method may be summarized. कैसे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप. देखिए स्टेप 1 में जो nth नोड से क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो Ln इक्वल टू हम ले लेंगे En फॉर j इक्वल टू n. स्टेप 2, सेट द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी दैट नोड j एज LFIJ. लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Lj से. कंप्यूट द लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ ऑल एक्टिविटी एंडिंग एट j by subtracting the duration of each activity from the latest finish time of the activity. Means LSIJ जो आपका हो जाएगा, सॉरी LFIJ होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा आपका LFIJ माइनस TIJ, दैट इज LJ माइनस TIJ. Step 4, proceed backward to the node in the sequence that द डिक्रीज j बाय 1. और हम ऐसे ही पीछे की तरफ, क्योंकि हमने n से शुरू किया है और हमको 1 की तरफ आना है, तो हम वहां से प्रोसीड करेंगे बैकवर्ड. ऑल्सो कंप्यूट लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ द नोड i यूजिंग Li इक्वल टू मिनिमम ऑफ j Lj माइनस Tij फॉर ऑल इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज. स्टेप 5, इफ j इक्वल टू 1, मतलब इनिशियल नोड तक हम पहुंच गए, देन Li इक्वल टू मिनिमम ऑफ L2 माइनस Tij. इसको L1 भी आप बोल सकते हैं. L1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ L2 माइनस Tij. अब हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस देख लिए. बेस्ड ऑन द अबाउ कैलकुलेशंस एन एक्टिविटी Ij विल बी क्रिटिकल इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस. फर्स्ट है EI इक्वल टू LI होना चाहिए एंड EJ इक्वल टू LJ होना चाहिए. EJ माइनस EI इक्वल टू LJ माइनस LI इक्वल टू आना चाहिए आपका TIJ. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे पाथ जो है हमारा वो क्रिटिकल है. An activity that does not satisfy the above condition is termed as non-critical. Critical path means the critical activities of a network that constitute an uninterrupted path which spans the entire network from start to finish is known as critical path. आइए कुछ और definitions देखते हैं. Float of an activity and event. The float of an activity is the amount. Float means क्या हुआ? The amount of time by which it is possible to delay its completion time without affecting the total project completion time. तो किसी कई एक्टिविटीज से मिलकर हमारा प्रोजेक्ट बना है, तो हो सकता है किसी एक्टिविटी में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे ज़्यादा टाइम कंप्लीशन टाइम, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट टाइम इफेक्ट ना हो, तो वो आपका जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो कहलाता है फ्लोट. इवेंट फ्लोट. द फ्लोट ऑफ एन इवेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट टाइम and the earliest time, means Li minus EI. ये होगा आपका event flow. Activity flow, it is float in the activity estimate. Total float, ये हमको अपने questions में निकालना होता है. The total float of an activity represent the amount of time by which activity be delayed without delay in the project completion date. Total float is the positive difference between earliest start time and the latest start time of an activity depending upon which way it is defined. Means total float जो हमको निकालना है वो हो जाएगा आपका Li
माइनस टी आई जे माइनस ई आई, या बोल सकते हैं हम एल जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे, ये होगा आपका टोटल फ्लोट। फ्री फ्लोट इज दैट पोर्शन of the total float within which an activity can be manipulated without affecting the float of subsequent activity। तो फ्री फ्लोट हम देते हैं ई जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे। इंडिपेंडेंट फ्लोट, इट इज द पोर्शन ऑफ फ्लोट total float within which an activity can be delayed for start without affecting floats of preceding activities। इसको अगर हम कंप्यूट करते हैं नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप इसको 0 ले लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम बता सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट इज गिवन बाय ई जे माइनस एल आई माइनस टी आई जे। तो हो सकता है हमको क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने कहा जाए, टोटल फ्लोट तो हमको निकालना ही होता है, उसको हम फ्लोट भी टोटल फ्लोट को फ्लोट भी बोल सकते हैं आप। इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने आ सकता है आपको, इवेंट फ्लोट निकालने आ सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको वैसा सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला और डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ जॉब्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सच दैट, देखिए यहाँ पे ए जो है प्रीडिसेसर है डी और ई का, बी और डी प्रीडिसेसर है एफ के, सी प्रीडिसेसर है जी का, बी और जी प्रीडिसेसर है एच का, एफ और जी प्रीडिसेसर है आई के। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि आई जो है वो हमारा लास्ट नोड है और ए जो है वो हमारा इनिशियल नोड है, क्योंकि इसके पहले कोई इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है और यहाँ पे भी इसका कोई सक्सेसर नहीं दिख रहा आपको। तो ए हमारा इनिशियल नोड होगा और आई जो है वो हमारा एंड नोड हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके लिए नेटवर्क डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे हर जॉब के लिए टाइम ऑफ कंप्लीशन भी आपको दिया हुआ है। जॉब ए जब पूरा होगा उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है 23, जॉब बी जब पूरा होगा टाइम ऑफ कंप्लीशन है 8 डेज में दिया हुआ है टाइम, सी जब पूरा होगा उसके लिए टाइम है 20, डी के लिए 16, ई के लिए 24, एफ 18, जी 19, एच 4 और आई 10। क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो हमको क्रिटिकल पाथ निकालना है और टाइम कितना लगेगा आपको निकालना है कि टोटल फ्लोट क्या होगा। टोटल फ्लोट के थ्रू, टोटल फ्लोट हम निकालेंगे, उसके थ्रू हम क्रिटिकल पाथ निकाल लेंगे और उससे हम निकाल लेंगे कि मिनिमम टाइम क्या है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम नेटवर्क बनाएंगे। तो नेटवर्क के लिए हमने पिछली बार नेटवर्क डिज़ाइन में आपको बताया था कि आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे हमने ए लिखा प्रीडिसेसर तो उसके सक्सेसर कौन कौन से हैं आप साइड में लिख लीजिए। ऐसे अगर आपने बी लिखा, बी किसका प्रीडिसेसर है, उसका सक्सेसर कौन है। तो ऐसी एक लिस्ट बना के आप इजीली नेटवर्क को ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको हमको नंबरिंग करना है, तो फिर आप उसको फल्करसन्स लॉ से नंबरिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमको दिया हुआ कंडीशंस जो हमको दी हुई हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर की, इनको देखते हुए हमने ये नेटवर्क बनाया। इसमें D1 और D2 दो डमी एक्टिविटीज हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी और इनके लिए जो टाइम हम लेते हैं वो लेते हैं 0। ये बाकी टाइम हमको जो दिए हुए हैं वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। आइए अब कैलकुलेट करते हैं अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एट द नोड। सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन। इसी डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। नोड E1 के लिए आपको मालूम है हमको सेट करना है 0, तो हमने 0 ले लिया। E2 देखिए आप यहाँ से कनेक्टेड है खाली, तो हो जाएगा E1 प्लस T12। तो E1 आपने 0 सेट किया है तो 0 प्लस 23, ये हो गया 23। E3 आप देख रहे हैं कि 2 से कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है, तो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हमको उसकी सेलेक्ट करनी है। तो मैक्सिमम ऑफ E1 प्लस T13
एंड E2 प्लस T2 3। तो E1 आपका 0 है और T1 3 जो आपका है वो है 8। यहाँ पे E2 जो है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था 23 है और T2 3 आपका है 16। तो 23 प्लस 16 ये हुआ 39। अब हमारे E4, तो E4 आप देख रहे हैं खाली यहीं से कनेक्टेड है, तो E1 प्लस T1 4। E1 आपका 0 है और T1 4 हमारा 20 है, तो ये हो गया 20। E1 प्लस T1 4 0 प्लस 20 20। E5 5 को देखिए, अब ये भी 2 से कनेक्टेड है, E4 प्लस T4 5 और E3 प्लस T3 5। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको लेनी होती है, तो E5 हो गया मैक्सिमम ऑफ E4 प्लस T4 5 E3 प्लस T3 5 मीन्स मैक्सिमम ऑफ 20 प्लस 19 39 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 39। मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें मिली 39। नोड 6 देखेंगे आप, नोड 6 कहाँ से है, तो नोड 6 कनेक्टेड है 3 से, ये E3 प्लस T36 एंड E5 प्लस T56। इनकी मैक्सिमम वैल्यू हमको लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, ये मिला आपको 39 प्लस 18 39 प्लस 0 57। ऐसे ही हमने E7 निकाल लिया। E7 देखेंगे आप तो 3 से कनेक्टेड है, यहाँ 2 से कनेक्टेड है, फिर यहाँ 5 से कनेक्टेड है, यहाँ 6 से कनेक्टेड है। तीनों में से हमने मैक्सिमम वैल्यूज रख के निकाली, ये आई 67। तो ये हुए हमारे फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे बैकवर्ड पास कैलकुलेशन। शुरू करते हैं। बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में हम L7 से शुरू करेंगे और 1 तक आएंगे, जहां पे L7 की वैल्यू हमको E7 के बराबर लेनी है जो कि है 67। अब L6 देखेंगे, L6 तो ये आपका हो जाएगा L7 माइनस T67। तो L7 आपका है 67 माइनस T67 वो है 57। तो बैकवर्ड हमको आना है, फिर हम L5 पे आएंगे, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ L6 माइनस T56 L7 माइनस T57, L6 माइनस T56 और L7 माइनस T57। इसके लिए ये आपने निकाला मिनिमम वैल्यू 57। अब आपको देखना है L4, तो L4 आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही से कनेक्टेड है बैकवर्ड उसमें, तो L5 माइनस T45, तो L5 माइनस T45 57 माइनस 19 38। ऐसे ही हमने L3 निकाला। L3 देखिए, अब L3 आपका 2 से कनेक्टेड है, L6 माइनस T36 और L5 माइनस T35। तो हमको निकालना है वैसे ही L3 के लिए। फिर आप L2 निकालेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आप इजीली कर सकते हैं। जब आप L1 पे आएंगे, यहाँ पर L1 पे देखिए तो आप मिनिमम यहाँ पे हम जो लेते हैं L3 L2 हमने जो लिया है मिनिमम वैल्यू लिए, मिनिमम आपको लेना है। तो L1 के लिए आप 3 जुड़े हुए हैं आपके, 4 से भी, 3 से भी और 2 से भी, मतलब L4 माइनस T14, L3 माइनस T13 और L2 माइनस T12। तो ये सारे की मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, L4 माइनस T14, L3 माइनस T13, L2 माइनस T12। इनकी जो मिनिमम वैल्यू है सारी वैल्यूज हमने रख दी। मिनिमम वैल्यू आपको मिली 0, तो 0 होगी आपकी L1 की वैल्यू। तो ये बैकवर्ड से हमको मिल गया L1, ये हो गया L2, L3, L4, L5, L6 और L7। हमने उल्टा कैलकुलेट जो किया बैकवर्ड से L7 से शुरू किया, L1 तक हम आए। अब हम बनाएंगे क्रिटिकल नोड्स, टेबल बना के देखेंगे कैसे हमको मिल रहे हैं क्रिटिकल नोड। तो ये देखिए, ये हमारे जॉब हैं, ये टाइम है जो हमको दिया हुआ था, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट टाइम के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, और यहाँ हमने कर लिया टोटल फ्लोट। अब देखिए स्टार्ट टाइम हमको जो कैलकुलेट हमने किए हैं 0 0 0 1 के लिए, पहला समझ लेते हैं आप 0, तो ये 23 प्लस 0 23 हो गया, 8 प्लस 0 8 हो गया, 20 प्लस 0 20 हो गया, 16 प्लस 23 39 हो गया,
27 के लिए 23 था E2 की वैल्यू और 24 ऐड हुआ 47, E5 की वैल्यू 39 है प्लस 03 की वैल्यू ऐड हुई 39, ऐसे हमने ये निकाल लिया फिनिश टाइम। लेटेस्ट टाइम के लिए पहले हमने फिनिश टाइम जो हमारे हैं वो लिख लिए और इसमें से अब हम माइनस कर देंगे जो हमारा टाइम दिया हुआ है 23 माइनस 23, 39 माइनस 8, फिर 38 माइनस 20, फिर आपका है 39 माइनस 16। तो आपने पहले फिनिश टाइम लिख लिया जो हमने कैलकुलेट किए थे और यहाँ पे जो टाइम दिया है उससे हमने माइनस किया तो हमको स्टार्ट टाइम मिला। यहाँ पे स्टार्ट टाइम हमने लिख लिया और इससे ऐड किया तो हमको फिनिश टाइम मिल गया। अब देखिए टोटल फ्लोट का फॉर्मूला हमने देखा, हमको करना होता है LJ माइनस EI माइनस TIJ। तो हम करते गए LJ माइनस EI माइनस मतलब 23 माइनस 0 माइनस 23 तो आ गया 0, फिर 39 माइनस 0 माइनस 8 तो 31, फिर LJ आपका 38, फिर यहाँ पे 0 है माइनस 20 तो आ गया 18, फिर 39 माइनस 23 माइनस 16 ये आ गया 0, 67 LJ EI से कॉरेस्पॉन्डिंग 23 तो 67 माइनस 23 माइनस 24 ये आ गया 20। ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है टोटल फ्लोट का फॉर्मूला लगा के। LJ ये वाला कॉलम है हमारा LJ, EI हमारा ये वाला कॉलम है और TIJ हमारा ये वाला कॉलम है। अब यहाँ पे आप देखिए कि 0 0 टोटल फ्लोट हमको 0 0 कहाँ मिल रहा है। ये है आपका 1 2 सेल में, फिर है आपका 2 3 सेल में, फिर है आपका 3 6 सेल में और फिर है आपका 6 7 सेल में। ये सारे सेल जो हमारे नोड्स हैं, नोड के पेयर हैं जिसको IJ नोड के फॉर्म में हम शो करते हैं, तो इन सारी नोड्स पे हमको वैल्यू 0 मिल रही है टोटल फ्लोट की। तो ये आपका होगा क्रिटिकल पाथ, यही बनाएगा आपका क्रिटिकल पाथ जिससे कि हमको मिनिमम टाइम मिलेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्रिटिकल पाथ 1 2 2 3 3 6 और 6 7 में हमको टोटल फ्लोट जो मिला वो 0 मिला। तो ये होंगे आपके क्रिटिकल पाथ जो कि होगा 1 से 2, 2 से 3, ये देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। और मिनिमम डेज जो होंगे, मिनिमम टाइम जो कि हमको डेज में दिए हुए हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो हो जाएगा 1 से 2 में 23 डेज, 2 से 3 16 डेज, 3 से 6 18 डेज और 6 से 7 10 डेज। मीन्स टोटल 67 डेज हमको मिले मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यदि आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलेंगे निकालने तो यहाँ पे आप एक और कॉलम बना के इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप और इसके इसी टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने लेक्चर के लिए यूज़ किए। तो इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको नेटवर्क बनाने में करना है, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस में करना है और फिर हमको क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, कुछ डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे PERT कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू कैसे हम क्या अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल को सॉल्व करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।